कल तक हमने मॉनसून के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसमें जो लास्ट कंटेक्स्ट था जिसमें हमने देखा था कि मॉनसून का क्या फीचर, क्या बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वही चीज अगर अब यहां पर देखें तो अब हम बात करेंगे मॉनसून में। अभी तक मॉनसून का जो नेचर था उसको हमने समझा कि मॉनसून आउटब्रेक होना, फिर मॉनसून का फिर रेनफॉल बियरिंग जो विंड्स आती हैं, रेन बियरिंग विंड्स आती है, उनसे फिर रेनफॉल का मिलना, जिसमें दो ब्रांचेस में डिवीजन देखा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच 3 में ट्राइफरकेट होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाइफरकेट होती है। ये सारी चीजें हमने देखी। फिर मॉनसून ब्रेक के बारे में भी जाना और फिर मॉनसून रिट्रीट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमें समझना था। आज हम बात करेंगे, वो मेन कंटेक्स्ट रहेगा, फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज फीचर्स ऑफ मॉनसून रेनफॉल। कि हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल आती है मॉनसून के टाइम में, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सीधा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली चीज तो क्या है, ये सीजनल है। थ्रू आउट ईयर रेनफॉल हमें नहीं मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जिसको हम अगर कैलेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जून टू सितंबर का टाइम होता है, जो कि अभी आने वाला है 2 महीने बाद में, अप्रैल, मई, देन जून। तो जून 1 को देखो मालाबार कोस्ट पे हिट कर जाता है, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से जून से सितंबर तक हमारे मेनली मॉनसून कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे यहां पे जो रेनफॉल होती है उसमें रिलीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब कि कहीं पे पहाड़ आ गए, ओरोग्राफिक रेनफॉल अगर होती है तो उसका इंपैक्ट कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिलीफ या टोपोग्राफी का भी रोल बहुत ज्यादा है। जैसे हमने देखा ना कि अरावली की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इस वजह से ही इसके पैरेलली जो मॉइस्चर बियरिंग रेन विंड्स हैं वो पैरेलली निकल जाती है बिना कोई रेनफॉल किए राजस्थान में। जबकि वेस्टर्न घाट में हमने देखा कि जिस तरीके से वेस्टर्न घाट एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, तो इस तरफ रेनफॉल अच्छा खासा रिसीव होता है। ठीक है, तो रिलीफ एंड टोपोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मॉनसून रेनफॉल का अगर हम ट्रेंड समझें तो जैसे जैसे हम ओशियन से दूर जाएंगे, जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे रेनफॉल कम हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि ओशियन से जस्ट जो हवाएं मॉइस्चर लेकर के हिट करेंगी लैंड मास को, वो क्या करेंगी, वहां पर रेनफॉल करके अपनी मॉइस्चर को लूज कर देंगी, मॉइस्चर उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे उनके अंदर मॉइस्चर की कमी आएगी, तो वो ड्राई होती चली जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो हमें प्लेन एरियाज में भी रेनफॉल कम मिलेगा। जैसे ब्रह्मपुत्रा वाले एरिया से आप गैंजेटिक प्लेन्स तक पहुंचो और उससे फिर वेस्टर्न राजस्थान तक पहुंच जाओ, तो आप खुद देखोगे कि कितना रेनफॉल में डिक्लाइन है। तो रेनफॉल ट्रेंड हमें कैसे देखने को मिलेगा, एक तो हम सी से लैंड की तरफ जाएंगे जैसे जैसे, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखेगा। एक ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखेगा। तो ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा मॉनसून रेनफॉल कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली ये बात कि जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस हैं, या फिर जिसको हमने कहा था ITCZ या फिर लो प्रेशर एरिया, इसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर यहां पर लो प्रेशर लगातार प्रिवेल नहीं करेगा तो मॉनसून में ब्रेक आ जाते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से आप देख सकते हो कि हमारे यहां पर मॉनसून के टाइम पे रेनफॉल कंटिन्यू नहीं आती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है रेनफॉल की, 2 दिन में एक बार हो रही है, लगातार 5 दिन बारिश हो रही है, फिर ब्रेक, या फिर कितनी रेनफॉल हो रही है, वो भी देखो इन डिप्रेशंस, दैट मींस इन लो प्रेशर एरियाज पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, जहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, सीधी सी बात है वहां पर हवाएं ऊपर असेंड करेंगी, अपलिफ्ट होंगी, और वहीं पर फिर बाद में कंडेंसेशन होकर के क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन होगा तभी रेनफॉल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फीचर है हमारे यहाँ की जो मॉनसून रेनफॉल है उसकी, दैट इज कि जो रेनफॉल है वो एकदम से ऑल ऑफ सडन आता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा क्रॉप जो है, स्टैंडिंग क्रॉप, उनको डैमेज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और साथ में आप देख सकते हो कि ये इतना डैमेज कर सकती है कई बार कि जैसे मान लो अक्टूबर मंथ की बात अगर हम करें, 2021 की बात, 2020 की बात है, हाँ नहीं 2021, यस,
2021 अक्टूबर में भी आप देख लो रेनफॉल हमें रिसीव हुआ था। इरेटिक मॉनसून बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। इरेटिक का मतलब क्या होता है कि मॉनसून कई बार हमें अच्छी रेनफॉल देता है, कई बार बहुत ही घटिया। और रीजनल वेरिएशन आपको पता ही है, कहीं पे ड्रॉट्स हैं तो कहीं पे फ्लड्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब बात ऐसी है कि जिस तरीके से रेनफॉल का ये पैटर्न हमने देखा, ठीक है, जो फीचर्स देखे और रेनफॉल पे बेस्ड ही हमारे यहाँ पर ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो सवाल ये है कि मॉनसून का हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट है वो हम जानेंगे, क्योंकि मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एग्रीकल्चर में। क्योंकि अभी भी हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटी अगर देखें तो जितना सोइंग एरिया ना, क्रॉपिंग एरिया है, उसके अराउंड 36% एरिया तक ही इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो पाई है। इसका मतलब अभी भी हमारे देश में 64% से ज्यादा जो एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर होती है वो अभी भी रेन फेड है। दैट मीन्स मॉनसून पे डिपेंडेंसी अभी भी है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मॉनसून में कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती है, जो कि इरेटिक नेचर है इसका मॉनसून का, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ड्रॉट्स की वजह से हो चाहे फ्लड्स की वजह से हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ पर क्या असर है मॉनसून का? हमारे देश में अराउंड 64% जो जनता है वो अभी भी मान के चलो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये डेटा वेरी कर सकता है भाई, तो ज्यादा डाउट नहीं करना है। ये आपको बिल्कुल बेसिक डेटा दिया है। आप इसको एस्टिमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो कि अराउंड 64%, ठीक है ना। तो अबाउट 64% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और एग्रीकल्चर आपको पता है कि कितनी एग्रीकल्चर, अराउंड 64% एरिया की जो एग्रीकल्चरल एरिया वो डिपेंड मॉनसून पे ही कर रही है। इसलिए मॉनसून अगर बिगड़ गया तो मामला पूरा बिगड़ जाता है। तो सीधी डिपेंडेंसी हुई कि नहीं हमारी इकोनॉमिकली। इसके अलावा हिमालयन रीजन को छोड़कर हम पूरे देश की अगर बात करें, बचे हुए पूरे एरिया की, तो वहां पर आप देख लो कि पूरे साल टेम्परेचर मोर और लेस अच्छा खासा मेंटेन रहता है। क्योंकि हिमालयन रीजन में तो आपको पता है हाइट के साथ साथ में टेम्परेचर वहां पे डाउन हो जाता है। इसकी वजह से वहां पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। जबकि दूसरी तरफ बाकी जो एरिया बचा हुआ है वहां पर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए आप देखो पूरे साल में चाहे रबी क्रॉपिंग देख लो, चाहे खरीफ की क्रॉपिंग देख लो, चाहे जायद की क्रॉपिंग देख लो। रबी की क्रॉपिंग आपको पता है अभी हार्वेस्टिंग हो रही है। रबी क्रॉपिंग का सीजन रहता है अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद में अप्रैल मई टू जून तक रहता है। अप्रैल मई और जून ये रहती है जायद की सीजन, ओके। और फिर उसके बाद में जून एंड से शुरू हो जाएगा लगभग जुलाई, राइट। जुलाई से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक आपका रहता है क्या, खरीफ का सीजन। तो इन तीनों सीजन्स में हमारे यहाँ पर खेती होती है, जो कि जबकि नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है। साउथ इंडिया में आप जाओ वहां पर रबी सीजन का कोई मतलब ही नहीं है। वजह क्या होती है रबी सीजन की नहीं होने की? वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्यों नहीं होती रबी में? क्योंकि वहां पर थ्रू आउट ईयर, पूरे साल अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मॉइस्चर अच्छी खासी अवेलेबल होती है हवाओं में। इस वजह से वहां पर हमारे यहाँ पर जो खरीफ के टाइम पे जो खेती होती है ना, मेनली उसी पे रिलाय करता है साउथ इंडियंस। वहां पर रबी की कोई सीजन नहीं होती है। रबी सीजन में भी खरीफ वाली ही क्रॉप्स को ही वो प्रोड्यूस करते हैं। ओवरऑल पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा प्रिवेल करता है। इस वजह से पूरे साल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पॉसिबल है, ठीक है, केवल हिमालयाज को छोड़ के। इसके अलावा अलग अलग एरिया में जो रेनफॉल पैटर्न है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न भी डिसाइडेड है। सीधा मॉनसून का इंपैक्ट है कि नहीं, कि भाई ड्राई एरियाज है तो वहां पर एग्रीकल्चर हम कैसे करेंगे, ड्राई फार्मिंग। जहां पर रेनफॉल अच्छा है वहां पर हम कैसे एग्रीकल्चर कर लेंगे, वेट फार्मिंग, ठीक है। तो रेनफॉल पे डिपेंडेंसी है सीधी मॉनसून पे। देन कम्स एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी की हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि सही तरीके से सही वक्त पर इक्विटेबल अगर या एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेनफॉल का है, दैट मीन्स रेनफॉल में ऐसा कोई अनइवननेस नहीं है कि कहीं फ्लड्स है कहीं ड्रॉट्स है। एक ही टाइम पे कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे जबरदस्त बाढ़ आ रही है और कहीं पे इक्वल अच्छा खासा रेनफॉल मिल गया। तो इस केस में जहां पर रेनफॉल एडिक्वेट है वहां पर तो देखो क्रॉप अच्छी हो जाएगी, पर दूसरी तरफ अगर कहीं पे फ्लड्स है कहीं पे ड्रॉट्स है तो फिर मुश्किलें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ पर इरिगेशन की जहां पर कमी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हमारे यहाँ पर अभी तक भी मानसून पर डिपेंडेंसी है,
ठीक है, अराउंड 36% एरिया ही हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, 64% एरिया पे अभी भी नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और भी ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज करनी होगी। नहीं तो क्या होता है, मानसून पे जो डिपेंडेंसी है उसके चलते मानसून का तो कोई बिहेवियर क्लियर थोड़े ना है, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है मानसून का, इसकी वजह से रेनफॉल भी पैटर्न एकदम फिक्स नहीं है। तो ऐसे में ये हो गया। इसके अलावा अगर मानसून अचानक से आता है तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है। भाई सीधी सी बात है, बरसात एकदम से आएगी तो टॉप सॉइल है जो कि मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल होती है वो रिमूव हो जाएगी वहां से, तो वैसे फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी मुश्किल होती है। फिर आप अप्लाई करोगे फर्टिलाइजर्स, वो और कॉस्टिंग को इंक्रीज कर देंगे। तो ओवरऑल ये कुछ इश्यूज हैं, या फिर ये डिपेंडेंसी शो करता है कि हम कितना ज्यादा मानसून पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे एक कंटेक्स्ट ऐड करना मैं उस टाइम पे भूल गया था, वो एक बार यहीं से हम इसके आगे तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया, मुझे याद आ गया अभी, कि इंडियन मॉनसून पर किस किस का इंपैक्ट है ना। पढ़ा था ना कि अभी रिसेंट कौन कौन सी थ्योरीज आई हुई हैं मॉनसून के आउटब्रेक को लेकर के। तो एक सोमाली करंट का भी इंपैक्ट आता है, ये सोमालियन कोस्ट के आसपास में ये वाटर करंट है ना, इसका असर है, ये वार्म वाटर करंट है। ठीक है, तो यहां पर ये सोमालिया वाले एरिया में इसका भी इंपैक्ट रहता है, क्योंकि ये वाटर सर्कुलेशन इंडियन ओशियन में ही हो रहा है और ये हर 6 महीने में अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। जून टू सितंबर की डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये हो गई वेस्ट टू ईस्ट, जबकि आप नवंबर टू फरवरी देखोगे तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी असर सीधा हमारे यहां पर रेनफॉल पैटर्न पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपके सामने सोमाली करंट लिखी हुई है ना कि इंडियन मॉनसून पर सोमाली करंट का भी इंपैक्ट है या सोमालियन करंट का इंपैक्ट है, तो आप बता दोगे, क्योंकि ये सोमालिया ये कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री, इसी के नाम पर इस करंट का नाम हो गया है। बस ये एक छोटी सी चीज ऐड करनी थी, वो आप अपडेट कर लेना। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, देखो रेनफॉल पैटर्न क्या है हमारे देश में वो समझते हैं। फीचर्स हो गया, मॉनसून और इकोनॉमिक लाइफ में रिलेशन देख लिया, अब आ जाता है रेनफॉल पैटर्न। देखो रेनफॉल पैटर्न को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हमारे देश में, एक तो हैवी रेनफॉल, एक मॉडरेट रेनफॉल, एक लो रेनफॉल और एक वेरी लो रेनफॉल या ड्राई सीजन की हम बात कर सकते हैं, ड्राई एरियाज। तो हैवी रेनफॉल का कैटेगराइजेशन आप रखोगे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो एनुअली, मॉडरेट में 100 टू 200, लो रेनफॉल में 60 टू 100 और ड्राई वाला एरिया है वहां पर लेस देन 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एरियाज हैं ये नाम ही दिए हुए हैं सीधे, इसमें आप देख सकते हो मोर देन 200 ये वो एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। इसमें एक तो देखो वेस्टर्न घाट आएगा और एक आएगा नॉर्थ ईस्ट, ये एरिया सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं रेनफॉल, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो वेस्टर्न कोस्ट में वेस्टर्न घाट या फिर सब हिमालयन रीजन, जिसमें मेनली कौन सा नॉर्थ ईस्ट, जिसमें गारो खासी जयंतिया मेघालय प्लेट्यू वाले एरिया में रेनफॉल हमें 1000 से भी ज्यादा होता है, जहां पर चेरापूंजी, मोहसिन राम इनके नाम हमने देखे थे, जहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है। ठीक है, मॉडरेट में 100 टू 200, इसमें आप देख सकते हो कि जो आइसो हाइट्स हैं, आइसो हाइट का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक टेक्निकल टर्म है। जब आप किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में इक्वल रेनफॉल रिसीव करने वाले पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देते हो किसी एक लीनियर लाइन से, तो वो लाइन क्या कहलाती है, जो इक्वल रेनफॉल को शो कर रही है, आइसो हाइट। तो 100 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट है, ये गुजरात से फिर वेस्टर्न घाट के पैरेलली चलती हुई कन्याकुमारी तक जाती है। आंध्र प्रदेश वाला एरिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, ये एरियाज है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हमें रेनफॉल रिसीव होती है। इसके आगे 60 टू 100 लो रेनफॉल वाले एरिया में, इसमें देखो एक तो तमिलनाडु आ गया जहां कोरोमंडल कोस्ट की हमने बात की थी, बस वहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून, जब मानसून रिट्रीट करता है उसी टाइम पर रेनफॉल हमें रिसीव होता है वहां पे। इसके आगे कर्नाटका ज्यादातर कौन सा एरिया में आ गया, क्योंकि वेस्टर्न घाट है उसके रेन शेडो एरिया में लोकेटेड हो गया कर्नाटका का ज्यादातर पार्ट, इसलिए कर्नाटका में भी 60 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ही रिसीव होता है। सेम चीज आप आंध्र प्रदेश पे अप्लाई कर सकते हो, और ईस्टर्न राजस्थान तक जब तक बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहुंचती है तब तक उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, और साउथ वेस्टर्न यूपी,
ये बुंदेलखंड वाला एरिया ये आ जाता है, ठीक है। तो ये एरियाज हैं जहां पर हमें 60 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव होता है अगर इंडिया की हम बात करें। फिर बाद में आ जाता है लास्ट क्लासिफिकेशन जिसको हम ड्राई रीजन बोल रहे थे, या फिर इनएडिक्वेट रेनफॉल, जहां पे रेनफॉल कितना है 60 सेंटीमीटर से कम। इसमें देखो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, कच्छ, काठियावाड़, इसके लिए अगर सिंपल सी अगर ड्रॉ करें तो इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। यहां पर हमें रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से भी कम मिलता है। तो ओवरऑल आप रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, 3 क्लासिफिकेशन देख लो, 60 से कम, 60 से 100 के बीच में, फिर 100 से आप ले सकते हो 200 के बीच में, और फिर स्क्रीन आ रही है आपके पास में प्लीज, एक बार मैसेज करके बताओ आप लोग, स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है आपके पास? वन सेकेंड। ये भी टीचमेंट में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। स्क्रीन आ रही है आपके पास में, एक बार प्लीज बताएं। ओके, डन, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, वन सेकेंड, यस, हाँ, तो हम बात कर रहे थे रेनफॉल रिसीव होने का जो पैटर्न है। आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये गारो खासी जयंतिया और ये थोड़ा सा एरिया इधर वाला, और ये वेस्टर्न घाट, यहां पर आपको रेनफॉल हाईएस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप 200 से ज्यादा रेनफॉल सेंटीमीटर्स में अगर देखो तो वेस्टर्न घाट पूरा कवर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे किस तरीके से डिपेंडेंट है। अच्छा, यहां पर एक फैक्टर जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज माउंटेन्स की पोजीशन, ठीक है। लोकेशन जो है, रिलीफ फीचर है, वो सीधा इस पर अपना असर दिखा रहा है। तो इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखें। इसके आगे जो रेनफॉल का सेकंड कैटेगराइजेशन रहा वो था हमारा 60 से 100 सेंटीमीटर वाला रेंज। इसमें आप देख सकते हो ये वाला पूरा पोर्शन आ गया, ये वाला, ठीक है, जिसको अभी हाईलाइट कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो तमिलनाडु वाला एरिया भी आ गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया आ गया, राजस्थान का साउथ ईस्ट राजस्थान पोर्शन आ गया, इधर उत्तर प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश का भी नॉर्दर्न रीजन या वेस्टर्न यूपी आ गया, ऐसे देख सकते हैं। इसके आगे आप देख सकते हो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये ईस्टर्न इंडिया जो है जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, ये स्टेट्स आ जाते हैं, महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया आ जाता है, और मोर देन 200 में तो आपको पता ही है ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी रेनफॉल आपकी मिलती है लगभग, जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, यहां पर भी जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, वो भी आपकी रेंज आ जा रही है लगभग 100 से ऊपर, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा यहां पर रेनफॉल रिसीव हो रहा है, ओके। तो ये चीज हो गई। और ड्राई एरिया की बात करें जहां पर रेनफॉल लेस देन 60 है, तो वो तो आप ऑलरेडी देख ही सकते हो, एक तो वेस्टर्न राजस्थान वाला, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी था ही, देख लिया हमने इसको, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो हमारे सामने आता है नेक्स्ट वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि कितना चेंज हमें मिल रहा है एवरेज के कंपैरिजन में, ठीक है। एवरेज जो रेनफॉल है उसके कंपैरिजन में कितना वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल रेफर्स टू वेरिएशन इन रेनफॉल फ्रॉम द एवरेज अमाउंट, ठीक है। अभी भी थोड़ा इश्यू आ रहा है, एक सेकंड रुकिए आप प्लीज, क्या प्रॉब्लम आ रही है?
चलो कोई नहीं। हाँ, तो वेरिएबिलिटी में हम देखते हैं कि कितना वेरिएशन है एवरेज जो अमाउंट रेनफॉल का हमें रिसीव होता है उसके कंपैरिजन में। तो इसके लिए एक कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आप क्या करते हो कि जो एवरेज रेनफॉल है वो आप कैलकुलेट कर लो, पहले तो पूरे साल का एवरेज निकाल लिया जाता है। उसके साथ में अभी जो कोई भी एरिया की हम बात करें उस एरिया में कितना हमें रेनफॉल मिला वो निकाल लो, उसको आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो कि इस पर्टिकुलर ईयर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर ईयर में जो रेनफॉल रिसीव हुआ है उसको तो हमने यहां पे पुट किया, और एवरेज जो रेनफॉल है इंडिया का वो यहां पर पुट किया। इंडिया का नहीं, कोई भी पर्टिकुलर एरिया की हम बात करें, जैसे राजस्थान की हम बात करें या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, तो वहां पर एवरेज रेनफॉल कितना है, अब की बार कितना रेनफॉल है, उन दोनों का रेशियो निकाल लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जितना ज्यादा परसेंटेज आएगा यहां पर, इस कॉफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतना ही ज्यादा वेरिएशन रेनफॉल में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में रेनफॉल में वेरिएशन जो है वो कितना आ रहा है वो इस फॉर्मूला से पता पड़ जाएगा। और वो वेरिएशन क्या कह रहा है कि हमारे यहां पर रेनफॉल हाईली वेरिएबल है। सिंपल सी बात है, मॉनसून इरेटिक रहता है, कुछ क्लियर है नहीं, कभी ज्यादा मॉनसून रहता है, कभी बिल्कुल कम हो जाता है। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि अब की बार रेनफॉल जिस एरिया में ज्यादा है हो सकता है अगली बार वहां पे सूखा पड़ जाए। तो ऐसे इश्यूज जो हैं वो बहुत फेस करने पड़ते हैं इंडिया में। इसके अलावा डेविएशन हमारे कितना मिलेगा, जो वेरिएशन है वो 10 से 60%। अब आप देख लो कि जितना एनुअली एवरेज हमें रेनफॉल रिसीव होता है उसका 10 to 60% तक वेरिएशन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा वेरिएशन मिलेगा आपको उन एरियाज में जहां पर रेनफॉल बहुत कम मिलेगा, जैसे कि राजस्थान का डेजर्ट एरिया। वहां पर 2006 में जबरदस्त बाढ़ आई थी, जबकि रेनफॉल हम नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो लेस देन 25 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव होता है थार डेजर्ट में। तो आप देखो कहां बाढ़ और कहां पर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि वेरिएशन आप देख सकते हो कितना फ्लक्चुएशन है। यहां पर 60% के लगभग फ्लक्चुएशन मिलता है नॉर्मल टाइम्स में। दूसरी तरफ मेघालयन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट, जहां पर एनुअली रेनफॉल हमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा मिल रहा है ना, 400 सेंटीमीटर तक भी मिल जाता है, वहां पर वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट हर साल वहां पर अच्छी बारिश होती ही है। ठीक है, तो वहां पर आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी 10 सेंटीमीटर, 10%। ठीक है, और वेरिएबिलिटी भी एग्जैक्टली वैसे ही चेंज होगी जैसे कि रेनफॉल का पैटर्न था, कि जैसे जैसे हम सीज से इंटीरियर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमें रेन वेरिएबिलिटी ज्यादा मिलेगी। सी के आसपास में रेनफॉल आपको हर साल मोर और लेस इक्वल मिलेगा, जबकि जैसे जैसे हम हिंटरलैंड में जाएंगे वहां पर रेनफॉल में हमें वेरिएशन इस तरीके से दिखेगा, वहां पर रेनफॉल कम रिसीव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि वेरिएबिलिटी भी क्या है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे कोस्टल एरिया से इंटीरियर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमें ज्यादा वेरिएशन दिखेगा। अब ये चीज यहां से अच्छे से क्लियर हो सकती है आपको कि देखो 40% से ज्यादा भी वेरिएबिलिटी कहां पर रिसीव हो रही है, वेस्टर्न राजस्थान में। 30 to 60% भी ये वही एरिया है जहां पर रेनफॉल कम रिसीव हो रहा है, और यहां पर 50% से कम वेरिएबिलिटी वो एरियाज हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा रिसीव होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, रेनफॉल वेरिएबिलिटी क्या होती है और इंडिया में क्या ट्रेंड रहता है। फिर देखो लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज क्लाइमेटिक रीजन। आपका जो मॉनसून वाला चैप्टर है, मॉनसून का टॉपिक है, इसमें क्लाइमेटिक रीजन है, ये लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है जो हम अभी देखते हैं। इसमें देखो सिंपल सा पॉइंट पहला तो ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हमें पता है कि देखो हमारी क्लाइमेट कैसी है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कैसी है इसके अंदर कि भाई नॉर्मली टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन रहता है, और रेनफॉल की बात भी करें तो रेनफॉल भी हमें अच्छा खासा रिसीव रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट और सीज टू लैंड उसमें रेनफॉल वेरिएशन हमें दिखेगा, पर फिर भी अगर हम थोड़ा सा रिलीफ फीचर को भी ऐड करें, जैसे नॉर्थ में हिमालयाज है उनको भी अगर हम ऐड करते चले जाएं तो फिर हमें क्लियर होगा वाकई में कि कितना वेरिएशन हमें क्लाइमेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा फैला हुआ कंट्री है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और साथ में फिजिकल फीचर्स में देखो नॉर्थ में हिमालयास लोकेटेड है, साउथ में ओशियंस लोकेटेड है,
तो इनका सीधा असर हमारे यहां पर रेनफॉल और टेम्परेचर पे पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में ये जो वेरिएशन है ना टेम्परेचर और रेनफॉल में, इसकी वजह से हम हमारे देश की क्लाइमेट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। और सिंपल सी बात क्या है, क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज या फिर ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज जहां पर आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस, मेजरली हम बात करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, इनकी आपको यूनिफॉर्मिटी महसूस हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल दिया जाता है क्लाइमेटिक रीजन। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर आपको क्लाइमेटिक फीचर्स में यूनिफॉर्मिटी दिखे, एक जैसी क्लाइमेट दिखे, तो उसको आप एक साथ मर्ज करके एक क्लाइमेटिक रीजन नाम दे दोगे, ठीक है। ऐसे में आप देख सकते हो जैसे जैसे हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं या ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा वेरिएशन मिलता है। सेम लैटिट्यूड पे राजस्थान है, सेम लैटिट्यूड पे इधर आप आगे जाओ तो सिक्किम लोकेटेड है। राजस्थान में जबरदस्त गर्मी पड़ती है और सिक्किम में माउंटेन्स पे लोकेटेड होने की वजह से वहां पर बर्फ अवेलेबल है, समझ रहे हैं। सिमिलरली जयपुर, शिलोंग, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, पर आप देखो शिलोंग में ठंड रहती है इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम गर्मियों में झुलस रहे होते हैं। तो पॉइंट क्या रहा है, वेरिएशन हमारे यहां पर बहुत ज्यादा है, पर वही है कि कॉमन जो क्लाइमेटिक फीचर्स रखने वाले एरियाज हैं उनको हम कंबाइन करके और फिर उनको बोल देंगे क्या, क्लाइमेटिक रीजन। तो ऐसे में देखो, एक ज्योग्राफर क्लाइमेटोलॉजिस्ट रहे हुए हैं कॉपेन, ठीक है, उन्होंने दो चीजों पर बड़ा फोकस किया, अपने हिसाब से एक स्कीम तैयार की। उस स्कीम में ये देखा कि टेम्परेचर और रेनफॉल का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया और उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया को क्लासिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया और कह दिया कि भाई ये वाला एरिया यहां पर इतना रेनफॉल है, इतना टेम्परेचर है, तो इसको ये कहेंगे। अलग अलग इनको इन्होंने अल्फाबेटिकल कोडिंग दे दी, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये नाम है BWHW, BSHW, इधर देख सकते हो BSHW, अगेन AMW, ये नाम है। A स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल रीजन, मतलब यहां पर टेम्परेचर अच्छा खासा रहेगा। B का मतलब बिल्कुल ड्राई सीजन प्रिवेल करेगा। C का मतलब हो गया कि आप सब ट्रॉपिकल एरियाज में आ जाओगे, जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चलो, यहां पर C आपको प्रिवेल करता दिखेगा, ठीक है। D की बात करो तो D में आप फोकस करोगे कि जिस तरीके से ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं, और E में एल्पाइन रीजन की आप बात करोगे, पहाड़ी क्षेत्रों की, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहां पर हम समझते हैं इन चीजों को। अच्छा, इसके लिए जो ज्योग्राफी की बुक है 11th क्लास की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, जो फंडामेंटल्स वाली बुक है, उसमें कॉपन की पूरी पॉलिसी अच्छे से समझाई हुई है, तो उसकी एक बार आप जरूर रीडिंग मारोगे, मैं उसकी PDF शेयर करूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया एकदम लग जाएगा कि हाँ, इंडिया में ये जो कोडिंग दी हुई है अलग अलग एरिया को, ये कोडिंग देने के पीछे क्या स्कीम है, वो स्कीम वहीं से दी हुई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको आप जरूर देखोगे। खैर, हम बात कर लेते हैं इंडिया में जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके क्लासिफिकेशन की। तो कॉपेन के अकॉर्डिंग इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉलोइंग सेगमेंट्स में। सबसे पहला सेगमेंट है मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, दैट मींस रेनफॉल यहां पर रहेगा, ठीक है। मॉनसून टाइप का मतलब क्या हो गया, गर्मियों के टाइम पे रेनफॉल आएगा, पर हां हल्का फुल्का यहां पर सूखा भी रहेगा। ये एरिया कौन सा आ गया, मतलब ज्यादातर रेनफॉल रिसीव हो रहा है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो वो हो गया वेस्टर्न कोस्टल रीजन, जहां पर गोवा वाला एरिया आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपको AMW क्लाइमेट दिखेगी। फिर मॉनसून टाइप विद ड्राई सीजन इन समर्स, इसका मतलब हो गया रेनफॉल तो रिसीव होगा, पर वो रिसीव कब होगा, विंटर्स के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे सूखा पड़ेगा। ऐसा केवल एक ही एरिया था, आपको ध्यान होगा, कोरोमंडल कोस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के टाइम पे रिसीव होती है तमिलनाडु कोस्ट में, ठीक है, और गर्मियां है वो सूखी जाती है ज्यादातर, वहां पे सर्दियों में बारिश होती है। फिर ट्रॉपिकल सवाना का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड के लिए रेनफॉल आएगा। सवाना का मतलब हाई ग्रासेस के लिए बोला जाता है, ऊंची घासें होती हैं उनको सवाना टाइप ग्रासेस बोल दिया जाता है। तो जहां पर शॉर्ट टाइम के लिए रेनफॉल आएगा, पर रेनफॉल भी जबरदस्त रहेगा वो, तो ऐसा ज्यादातर एक्सपीरियंस होता है जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पर।
और उसमें भी कोस्टल एरिया को छोड़ दो, क्योंकि कोस्टल एरिया में आपको पता है रेनफॉल ज्यादा रिसीव होता है, तो उसको तो हम देखो मोर और लेस इसमें मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन वाले में कैटेगराइज कर देंगे। बट दूसरी तरफ आप देखो तो पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादातर जो है वो ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट, AW क्लाइमेट आपको प्रिवेल करती दिखेगी। देन कम्स BSHW, B स्टैंड्स फॉर ड्राई, ठीक है, ड्राई का मतलब एरिड। तो आप देखो यहां पर सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। अब स्टेपी का मतलब क्या हो गया, स्मॉल ग्रासेस, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर रेनफॉल थोड़ा सा कम मिलेगा एज कंपेयर टू सवाना एरिया, राइट। तो यहां पर रेनफॉल कम मिलेगा, तो कौन सा एरिया आ गया, अगेन वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसके आगे हॉट डेजर्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पर विंटर्स के टाइम, सॉरी बी टाइप क्लाइमेट होगी, बी का मतलब एकदम ड्राई सीजन। तो हॉट डेजर्ट आपको पता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इसको हम कोडिंग देंगे BWHW, ठीक है, कि हॉट टाइप क्लाइमेट है, हॉट, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर आ जाएगा मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स, इसमें CWG कोडिंग दी कॉपेन ने। इसमें आप देख सकते हो, इसमें C स्टैंड्स फॉर टेम्परेट क्लाइमेट के लिए बोलते हैं, टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल, ठीक है। W का मतलब हो गया यहां पर वेट, ठीक है, और G का मतलब क्या हो गया, गैंजेटिक प्लेन्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर इस तरीके की सिचुएशन आपको प्रिवेल करती हुई दिखेगी। देन कम्स कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप्स विद शॉर्ट समर, दैट मीन्स सर्दियां जबरदस्त ठंडी, और अगर गर्मी आएगी तो हल्की सी थोड़े दिनों के लिए आएगी। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट टाइप क्लाइमेटिक जो रीजन है दैट इज पोलर टाइप, ठीक है, ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या आप कह सकते हो वेस्टर्न हिमालयाज वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, दोनों स्लाइड्स आप अच्छे से याद करोगे। 1 सेकेंड, एक तो हो गई ये वाली स्लाइड जिसमें क्लाइमेटिक रीजन कहां कहां पर कौन कौन से फैले हुए हैं कोडिंग के हिसाब से दे दिया, और उसी चीज को फिर वहां पर आगे एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो दोनों पीपीटीज आप अच्छे से याद रखोगे। देन कम्स द लास्ट पोर्शन दैट इज क्लाइमेट रीजन का ही सब पोर्शन, जिसमें आप क्लाइमेट के जो फीचर्स हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर और रेनफॉल की बात की, अब उसके साथ में आप ऐड कर दोगे किस चीज को, टेम्परेचर रेनफॉल के साथ में अब एग्रीकल्चरल कंडीशंस को भी ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से वो एरियाज क्या हो जाएंगे, वो रीजन्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। 1971 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इंडिया को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल और वहां की एग्रीकल्चर, इनको कंबाइन करते हुए 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया था, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, ठीक है। इसके अलावा फिर प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी तरफ से 7th 5 ईयर प्लान जब आया था 1985 से 1990 के बीच में, तब 15 ब्रॉड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया। तो 127 वाला तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो हमारे लिए इतना काम का है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 15 क्लाइमेटिक जोन्स जो डिवाइड किए हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जहां पर एग्रीकल्चर और क्लाइमेट दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो इसको आप 15 में डिवाइड करो तो नाम है सीधे, और स्टेट वाइज बताया हुआ है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन नंबर 1, सबसे पहले मैप देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। यस, यहां पर आप देखिए, इसमें आप नोटिस कर सकते हो ये एरिया आ गया, इन्हीं को आप यहां पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। टोटल 15 है, 15 नंबर का यहां पर है, ओके। तो देखते हैं अब एक एक करके कि किसमें कौन सा एरिया लोकेटेड है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, इसमें देखो कौन से आ गए, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ये एरिया जहां पर आपको मिट्टी कैसे मिलेगी, ब्राउन, सिल्टी लॉम, दैट मींस फर्टाइल सॉइल मिलेगी, और स्लोप्स होंगे स्टीप, दैट मींस रिवर्स का जो फ्लो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा मिलेगी इस एरिया में। इसके आगे दूसरा जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है दैट इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इसमें कौन से आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, मणिपुर। यहां पर रेनफॉल आपको पता अच्छा रिसीव होता है, सॉइल इरोजन भी अच्छा खासा है, फ्लड्स भी ब्रह्मपुत्र रिवर में आते रहते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बस जो प्रीवियसली जो बातें डिस्कस किया ना उन्हीं को यहां पे हम सब्ज्यूम करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। देन कम्स लोअर गैंजेटिक प्लेन रीजन, इसमें देखो वेस्ट बंगाल वाला एरिया आ गया जहां पर एल्यूवियल सॉइल है
और वहां पर भी फ्लड्स अच्छी खासी आती है, जैसे दामोदर वैली की बात हमने कर ली, दामोदर रिवर से रिलेटेड। इसके आगे मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, इसमें बिहार, यूपी, और यहाँ पर आपको रेनफॉल अच्छा मिलेगा। इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी डेवलप्ड है, क्योंकि कैनाल सिस्टम यहाँ पर अच्छा डेवलप्ड है, रिवर सिस्टम है ना, तो रिवर से कैनाल यहाँ पर अच्छी से डेवलप की हुई है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप देखो 142, इसका मतलब तीनों सीजन में खेती होती है यहाँ पर, ठीक है। सीधी सी बात है, रेनफॉल अच्छा है और सॉइल फर्टाइल है, तो क्यों नहीं होगी खेती। देन कम्स नंबर 5 अपर गैंजेटिक प्लेन्स, इसमें देखो नॉर्दर्न रीजन आ जाता है, यूपी, और इसमें भी कैनाल वाला ट्यूबवेल वाला एरिया आ गया। फिर ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स, इसमें पंजाब हरियाणा वाला एरिया आ गया, ये देख सकते हो इस वाले एरिया में, यहां पर भी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी खासी अवेलेबल है। फिर आ जाता है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, अगेन ये वाला एरिया आ गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला एरिया, यहां पर आप देख सकते हो ये एरिया आ गया, ठीक है। मीडियम स्लोपी अनड्यूलेटिंग इरिगेशन, दैट मीन्स आपको पता है टोपोग्राफी यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है और रिवर्स भी यहाँ पर अच्छी खासी फ्लो हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर अनड्यूलेटिंग, लहरदार, इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी, राइट। सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स, मध्य प्रदेश वाला एरिया आ गया, ये एरिया जिसमें बाघेलखंड, बुंदेलखंड, हाड़ौती, मालवा, ये एरियाज हमने पहले डिस्कस कर लिए। इसके आगे आप देख सकते हो वेस्टर्न प्लेट्यूज, सदर्न प्लेट्यूज, बस आपको ये देखना है, और इसमें स्टेट वाइज भी आप देख सकते हो। बाकी इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस देखो बहुत कम है, क्वेश्चन जो बनेंगे ना आपके वो चांसेस होते हैं इधर से, ये जो आपका क्लाइमेटिक जोन्स वाला है, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो ये वाला टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लोगे, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक वाला तो जस्ट एक आपको देखना है फौरी तौर पे, ठीक है, तो वो कभी हेल्प कर सकता है। तो ओवरऑल पॉइंट अपना ये है कि मॉनसून का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है, दैट मीन्स इंडियन क्लाइमेट। अब आपको मैं एक तो ये वाली पीडीएफ शेयर करूंगा जो अभी हमने पढ़ाई की है पूरी 3-4 लेक्चर्स में,